नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, रोड एक्सीडेंट। आए दिन हम लोग सुनते हैं आज फला का एक्सीडेंट हो गया, आज किसी हमारे मित्र का एक्सीडेंट हो गया, या दुर्भाग्य से हमारे परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हो गया। सुबह जब आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। एक्सीडेंट तो हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद उसके परिवार पर क्या बीतती है यह भी हमें पता है। और परिवार भावनात्मक रूप से तो पीड़ित होता ही है, कई बार वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से बेसहारा भी हो जाता है। तो इस विषय में हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना चाहिए कि उस परिवार की, या दुर्भाग्य से यदि हमारे परिवार में भी ऐसी कोई घटना है या हमारे मित्र के यहाँ है तो हम उसको कैसे सहायता कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई दुर्घटना होती है तो हम क्या करना चाहिए। दुर्घटना होने के तुरंत बाद उपस्थित, जो दुर्घटना क्षेत्र में जो लोग उपस्थित होते हैं वो उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल पहुंचाने के तुरंत बाद उसको फर्स्ट एड दी जाती है, और यदि उसमें कोई थर्ड पार्टी या टीपी व्हीकल इन्वॉल्व होता है तो पुलिस को इंटीमेशन दी जाती है, पुलिस भी मौके पे पहुंचती है। यदि उसमें लीगल केस इन्वॉल्व होता है तो उसकी एमएलसी अस्पताल देता है। एमएलसी में आपका चोटों का उल्लेख होता है, और जहाँ भी ऐसे लीगल केसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसको मेडिको लीगल केस बोलते हैं, वहाँ एमएलसी इशू की जाती है, जो आपको आगे चल के कंपनसेशन में पूरी मदद करती है। एमएलसी होना, ये बात आप याद रखिए कि एमएलसी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कंपनसेशन चाहिए तो कोई भी यदि दुर्घटना हो या हमारा कोई व्यक्ति घायल होता है तो आप अस्पताल से एमएलसी प्राप्त करिए। पुलिस तो उसको करेगी ही। इसके बाद पुलिस उसकी एफआईआर करती है। यदि मान लीजिए पुलिस ने एफआईआर नहीं करी तो आपकी खुद की ड्यूटी है कि आप नियरेस्ट थाने जाकर उसकी एफआईआर करवाएं। तो दोस्तों, दुर्घटना के बाद का ये पहला चरण पूरा होता है एफआईआर कंप्लीट होने तक। इसके बाद दुर्घटना के जो परिणाम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो व्यक्ति को इंजरी होती है या व्यक्ति की मृत्यु होती है। यदि उसको सीरियस इंजरी हुई है तो अस्पताल में काफ़ी खर्चा हो जाता है उसके इलाज के लिए, उसको हॉस्पिटलाइज लेना पड़ता है, और एडिशनल एक्सपेंसेस, उसके आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस वगैरह भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। लॉस ऑफ ड्यूटी भी उसका होता है, लॉस ऑफ पे भी होता है। तो ये सब उसको लॉसेस होते हैं जिसका वो मुआवजा पाने का हकदार होता है। दूसरा कारण होता है डेथ। यदि उस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता चाहिए, उसके लिए भी उसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो दोनों स्थिति में परिवार या पीड़ित व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जो भी दुर्घटना से नुकसान हुआ है उसका उसे मुआवजा मिलना चाहिए। तो अब वो कहाँ जाए। तो उसके लिए दोस्तों एमएसटी कोर्ट होती है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जहाँ की हम लोग अपने मुआवजा लेने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कई जगह तहसील प्लेस पे भी होती है, जहाँ एडीजे रैंक का जज उस केस की सुनवाई करता है। दुर्घटना होने के बाद जो एफआईआर होती है उसके आधार पर दो तरह के केस चलते हैं, एक क्रिमिनल केस और एक सिविल केस। सिविल केस मतलब एमएसटी केस। क्रिमिनल केस अपनी जगह जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष ड्राइवर के अगेंस्ट या व्हीकल के ओनर के अगेंस्ट चलता रहेगा, लेकिन कंपनसेशन के लिए आप अपना केस एमएसटी कोर्ट में फाइल करवा सकते हैं। एमएसटी कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आप किसी एडवोकेट की मदद ले सकते हैं। वहाँ कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि एफआईआर, एमएलसी, आपका इनकम प्रूफ। यदि आप इंजरी का केस लगा रहे हैं तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस और भी कोई अन्य एक्सपेंसेस जैसे लॉस ऑफ इनकम, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने एडवोकेट को प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कि उसको मदद मिलेगी। एक बार एमएसटी केस फाइल हो जाता है तो संबंधित कोर्ट
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाकर पूरा विवरण प्राप्त करती है और इसके बाद समन इशू करती है या नोटिस इशू करती है आरोपी को या अनावेदक को। अनावेदक कौन होते हैं? अनावेदक होंगे ड्राइवर, गाड़ी का मालिक और इंश्योरेंस कंपनी, यदि उस व्हीकल का इंश्योरेंस है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई केस फाइल करने तक। इसके बाद मुआवजा राशि किस आधार पर मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। मुआवजा राशि मिलने का मुख्य आधार होता है पीड़ित व्यक्ति की एनुअल इनकम। एनुअल इनकम जो भी होती है उसमें से उसके एक्सपेंसेस, जो रनिंग एक्सपेंसेस उसके होते होंगे, वो माइनस किए जाते हैं। मान लीजिए वो शादीशुदा है तो उसकी एनुअल इनकम में से 1/3 माइनस कर दिया जाता है और जो बैलेंस आता है उसके ऊपर एक मल्टीप्लायर अप्लाई किया जाता है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट में होता है। मल्टीप्लायर व्यक्ति की एज के अकॉर्डिंगली फिक्स होता है और वो मल्टीप्लायर उस पर अप्लाई किया जाता है। जो भी अमाउंट आता है उस पर एडिशनल कुछ हेड होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बिफोर डेथ और ट्रांसपोर्ट चार्जेस एंड लव ऑफ अफेक्शन, और इसी प्रकार कुछ अन्य एक्सपेंसेस होते हैं जो उनको ऐड करके उसको कंपनसेशन दिया जाए। एक बात और, उसकी जो एनुअल इनकम होती है उसमें उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी जोड़ा जाता है कि बची हुई लाइफ में वो कितना और कमाता, उसका 50% एनुअल इनकम में जोड़ दिया जाता है। तो एनुअल इनकम का अमाउंट बढ़ जाता है और फिर उसी के ऊपर मल्टीप्लायर लगाया जाता है, जिससे एक उसको अच्छा अमाउंट मिल जाता है। और इंजुरी में जो उसके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, लॉस ऑफ इनकम होती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, मेंटली जो उसका हैरासमेंट होता है, वो सब काउंट करने के बाद उसको मुआवजा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके कौन कौन से हेड होते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।